बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018 में बिहार सरकार द्वारा लाई योजना। मकसद ये था कि कम से कम प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसे दिए जाए ताकि बिहार की जो लड़कियां हैं वो अपनी पढ़ाई करें, कम से कम ग्रेजुएशन कर ले तो ठीक रहेगा। 18 में इस योजना को लाया गया। उस वक्त 25,000 रुपये था पेमेंट प्रोत्साहन राशि के रूप में, लेकिन जब चुनाव हुए विधानसभा के बिहार में लास्ट वाला, उसमें 25 की जगह 50 कर दिया गया कि अब 50 प्रोत्साहन राशि के रूप में सिर्फ लड़कियों को, गर्ल्स को मिलेगा स्नातक पास करेंगी तब। ये योजना ठीक है, कामयाब रहा, लेकिन कामयाब उतना नहीं रहा कि छात्राएं जस्ट पास करें परीक्षा और उस ऑनलाइन आवेदन करें और वो पैसे मिल जाए। प्रॉब्लम फंस गया यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन में। इसलिए अब बिहार सरकार जो है जो अभी नई आने वाली है आवेदन की तिथि, इसमें यह प्लान कर रही है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, जो कि लगभग साल 2 साल से छात्राओं ने अप्लाई कर दिया है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। ये वेरिफिकेशन लेवल जो हुआ जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए नई पोर्टल लॉन्च की जा रही है और दिसंबर में जो है दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब आवेदन को लेकर के आप तमाम छात्राओं के सवाल आ रहे थे कि सर ये बात है, ये बात है, ये बात है, क्या कंडीशंस है गवर्नमेंट की, हमने ये किया है या बीच में मैंने छोड़ दिया है, या पार्ट 1 पार्ट 2 में है, या हमारा ये कोर्स है। लगभग मैंने आपके 10-15 सवालों को यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, और उम्मीद रखिए कि आप इस वीडियो को आप अंतिम क्षण तक देख लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि ये प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है इसमें कंडीशंस क्या होती है और हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा लास्ट तक, तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कॉमेंट्स में से जो कॉमन्स थे, जो ज़रूरी थे, सारे मैंने यहाँ पर लिख करके रखे हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो और आप एलिजिबल है या नहीं है आप खुद पता लगा सके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बैचलर डिग्री आप स्नातक पास करती हैं, लड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए। आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, BA BSc BCom आप ऑनर्स कर रहे हैं या जनरल कर रहे हैं या BCA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स के अंदर जो कोर्सेज आते हैं, वोकेशनल कोर्स करने वाले छात्राओं को भी ये पैसे दिए जाएंगे। डिग्री कोर्स का तो खैर पहले से था ही, वोकेशनल कोर्स भी इसमें ऐड कर दिया गया। उसके बाद कुछ छात्राएं कि सर हम पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो ये नहीं है, आपका ग्रेजुएशन फाइनल होगा तभी आप जो है कि फॉर्म फिलअप कर सकती है। बिना फाइनल के आप नहीं फॉर्म फिलअप कर सकती है, आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। उसके बाद से जो कंडीशन है गवर्नमेंट की, वह है कि आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की परीक्षा पास की हो। अगर आपने मानव से ग्रेजुएशन की है या आप इग्नू से किया तो फिर आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि भले ही स्टडी सेंटर उसका बिहार में है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है वो आउट ऑफ बिहार है। तो आप यदि इग्नोर से किया तो फिर आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर मैं बिहार की हूँ, लेकिन जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश में, मैंने वहाँ से स्नातक किया, तो फिर ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। कंडीशन ये कि बिहार की यूनिवर्सिटी वो होनी चाहिए बिहार में कहीं पर भी, और आप बिहार की निवासी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कमेंट्स ये भी थे कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन क्या कंडीशन है? तो आप फर्स्ट हो या सेकेंड हो, नो प्रॉब्लम, आप पास होनी चाहिए, आपका स्नातक क्लियर होना चाहिए पार्ट 3। आप शादीशुदा है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। इंटर में ये कंडीशन होता है कि आप अविवाहित यानी शादीशुदा आप नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है, शादीशुदा हो या ना हो, बस ये कंडीशन है कि आप यूनिवर्सिटी आपके बिहार की हो और आप बिहार की निवासी हो। शादी आपने की है या नहीं की है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर मैंने 17 में एडमिशन लिया, 18 में मैंने पार्ट 1 की परीक्षा दी, नहीं निकल पाया, मैंने 19 में दिया। मतलब कि मोटा मोटी हम कहें तो सर मेरा 17 से 20 सेशन था, लेकिन ग्रेजुएशन हमारा जो हुआ 21 में क्लियर हुआ या 22 में क्लियर हुआ, तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप 17 से 20 किए या 15 से 18 या 16 से 19 या आप 18 से 21 या 19 से 22 कुछ एग्जाम्स हुए यूनिवर्सिटी में बिहार के आप है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। होगा क्या कि जो आपका सेशन होगा वहाँ पर जब आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन तो सेशन पूछा जाता है, तो जो सेशन आपका होगा वही आप फिलअप कीजिएगा। मान लेते हैं कि 17 से 20 मेरा सेशन है, तो सेशन में हम चुनाव कर दिए 17 से 20, लेकिन हमारा पास हुआ पार्ट 3 कब? 20 में हम नहीं कर पाए, 21 में हम किए या 22 में हम किए, तो वहाँ पर एक सेशन का नाम मेंशन करना होता है, एक ऑप्शन रहता है कि सेशन का नाम आप लिखिए और बगल में एक रहता है पासिंग ईयर। तो 17 से 20 वहाँ पर आप सेशन लिख दें और एक पासिंग ईयर है, उसमें आप पासिंग ईयर बता दें कि हमने 21 में परीक्षा पास की है या 22 में परीक्षा पास की है। इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, सेशन गैप भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रमोटेड होकर के आपने बाद में क्लियर किया ग्रेजुएशन, फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आ रहे थे आप लोग के, तो सेशन गैप वगैरह भी होता है, साल वगैरह, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपका ओरिजिनल सेशन होगा वो आप एक जगह लिख दीजिएगा, ऑप्शन रहता है चूज करने का, वो चूज कर लीजिएगा, और पासिंग ईयर चूज करने का बताने का एक अलग ऑप्शन रहता है। तो पासिंग ईयर आपका 22 में आपने पास की तो 22 बता दीजिएगा, 21 पास किया 21 में तो आप 21 में आप 21 वहाँ पर लिख दीजिएगा, तो वो भी हो जाएगा।
उसके बाद से कुछ ये भी आ रहे थे कमेंट्स कि जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको आवेदन करते समय, पार्ट 3 का आपका ओरिजिनल मार्कशीट, कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर मैंने परीक्षा पास कर लिया लेकिन हमें ओरिजिनल वाली मार्कशीट नहीं मिली है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, वहाँ पर एक छात्रा ने आवेदन किया था, 17 से 20 का सेशन था उनका, और ओरिजिनल मार्कशीट उनके पास नहीं पहुंचा था, फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया था इंटरनेट वाला मार्कशीट से। तो देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है रिजेक्टेड, नॉट अपलोडेड ओरिजिनल मार्कशीट, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि साफ साफ कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए हम आपके फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। मार्कशीट ओरिजिनल आपका आ जाएगा पार्ट 3 का, जब भी आप पास करें तभी आप आवेदन करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ सर इसका डेट खत्म हो जाएगा, हम आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका डेट जब एक बार पोर्टल ओपन हो जाता है तो ये हमेशा चालू ही रहता है। फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है इसलिए क्योंकि नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली थी। जो यूनिवर्सिटी लेवल पर वेरिफिकेशन प्रोसेस जो फंस जा रहा था सालों 2 साल तक, 15 से 18 वाले छात्राओं ने आवेदन किया, उनका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ऐसी सिस्टम ला रही है कि आपका वेरिफिकेशन लेवल जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर वो ज़्यादा दिन तक डिले ना हो, वह जल्द से जल्द हो जाए और आपके खाते में पैसे चले जाए। तो इसलिए अभी बंद किया गया है, दिसंबर में चालू होने वाला है 3 दिसंबर से। तो यहाँ पर जो है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगा, तभी आप आवेदन कीजिएगा। देखिए, ये योजना 2018 में लागू किया गया, लेकिन आप 14 से 17 की भी छात्राएं हैं और आपका रिजल्ट, क्योंकि बिहार के लगभग यूनिवर्सिटी के सेशन लेट है, तो जिसका 14 से 17 भी होगा उनका 17 में कुछ का आगे होगा रिजल्ट पार्ट 3 का, कुछ का 18 में आया होगा। तो यदि आपका 18 में रिजल्ट आया है मार्च के बाद 18 में, और आपका सेशन 14 से 17 है और आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, फिर भी आप आवेदन कर सकती हैं। आपका 15 से 18 है, आपने आवेदन नहीं किया, फिर भी आप कर सकती हैं। 16 से 19 आपने आवेदन नहीं किया, फिर भी आप कर सकती है। 17 से 20 वाले, 18 से 21 वाले, 19 से 22 वाले भी आवेदन कर सकती है, दिक्कत नहीं है। हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे जब पोर्टल खुलेगा तब। तो यहाँ पर सेशन भी कुछ मैटर नहीं है। शुरू से जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई तब से आपने परीक्षा पास की है, लास्ट 18 में आपने परीक्षा पास की है, तो आप आवेदन कर सकते हैं 18 से लेकर के अब तक के। तो ये भी दूर हो गया होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट में क्या लग रहा है? तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, एक फ़ोटो, उसके बाद से हम पार्ट 3 का मार्कशीट ओरिजिनल, और निवास प्रमाण पत्र। अच्छा, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र में एक चीज़ और भी यहाँ पर आ रहा था कि सर मेरी शादी हो गई है, तो फिर हम कैसे आवेदन करेंगे? एड्रेस को लेकर के प्रॉब्लम है। तो एड्रेस में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी शादी हो गई है और आपने आधार कार्ड में अपने हस्बैंड का नाम लिखवा लिया है और जो एड्रेस है वो आपने ससुराल वाला दे दिया है, तो आपको निवास प्रमाण पत्र तो बनवाना ही होगा। निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। तो निवास प्रमाण पत्र आप वैसा बनवाइए जो आधार कार्ड के एड्रेस और निवास प्रमाण पत्र का यानी आवासीय का दोनों का मैच करे। यदि आपके आधार कार्ड पर आपके हस्बैंड का नाम आ गया हुआ है तो आवासीय आप वैसा आवेदन कीजिए जो अभी ऑनलाइन आवेदन होता है, आवासीय बिहार में ऑनलाइन आवेदन हो ही जाता है, उस पर अपने हस्बैंड का नाम लिखिए, माता पिता का नाम भी वहाँ पर लिखना होता है, तो हस्बैंड का नाम वहाँ पर बता दीजिए और माता और पिता का नाम, और एड्रेस जो है आवासीय में आप जो है अपने ससुराल वाला डालिएगा। यदि आधार कार्ड पर आपने अपडेट कर दिया है तो, यदि आधार कार्ड पर आपका अपडेट नहीं है तो फिर नैहर वाला ही, मायके वाला ही डालिएगा। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर मायके वाला ही आएगा, उसमें हस्बैंड की कोई बात ही नहीं है। तो जिसकी भी शादी हो गई है तो आधार कार्ड और आवासीय का जो एड्रेस होगा वह टैली एक बार जरूर कर ले। और आधार कार्ड पर जो केयर ऑफ में जो हस्बैंड का नाम है, यदि हस्बैंड का नाम आपने अपडेट करवा लिया है तो निवास प्रमाण पत्र पर भी आपके हस्बैंड का नाम और आपके फादर और मदर का नाम भी होना चाहिए, यह ज़रूरी है। मोटा मोटी आधार कार्ड और आपके आवासीय पर जो चीज़ें हैं वो टैली एकदम से होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आधार कार्ड, आवासीय और बैंक पासबुक पर आपका एड्रेस कहीं का भी है, बैंक पासबुक पर एड्रेस नहीं दिखा जाता है। बैंक पासबुक पर आपका जो है अकाउंट नंबर, IFSC कोड क्लियर होना चाहिए। आपका फ़ोटो जो है पासबुक पर क्लियर होना चाहिए। आपके संबंधित जो ब्रांच है उनका स्टाम्प वगैरह जो मुहर लगता है पासबुक पर, वो सिग्नेचर वगैरह वो जो है आपका वो क्लियर साफ साफ होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम से ही खाता होना चाहिए। और एक चीज़, आधार कार्ड जो है, आधार नंबर आपके बैंक से जो वह लिंक होना चाहिए। यदि लिंक नहीं है तो ये पैसे बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, आधार वेरिफिकेशन में ही रह जाता है 6-7 महीना तक। तो यदि आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो आधार नंबर अपने बैंक से लिंक करवा लीजिएगा, एक बार KYC जा करके करवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में ऐसे भी चीज़ है कि आपका बैंक पासबुक पर आपका खुद का नाम होना चाहिए कैंडिडेट का, आधार कार्ड पर खुद का, आपके मार्कशीट पर पूरा मैच करना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र पर ये सभी चीज़ें मैच करनी चाहिए। मोटा मोटी जो जानकारी थी इसमें लगभग यही थी, मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आवासीय को लेकर के एक प्रॉब्लम यह था, कुछ छात्राएं कह रही थी कि सर मेरा आवासीय जो हुआ 2 साल पहले का बना हुआ है या 1 साल पहले का बना हुआ है, तो जो
अब जो सिस्टम आई है बिहार में, जो सर्विस प्लस से आवासीय बन रहा है, जो ऑनलाइन ही आप आवेदन कर देती है और ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर सीओ साहब का जो सिग्नेचर होता है, अब तो खैर आरओ ऑफिसर का होता है, उनका सिग्नेचर डिजिटल होता है। तो जो और उस पर QR कोड भी लगा हुआ है। अब जो नया आवासीय बन रहा है, लगभग साल 2 साल से बन रहा होगा, 2 साल से लगभग बन रहा है, जो पूरा तरीके से डिजिटल है। तो यदि ये वाला आपका आवासीय है, ऑनलाइन जो आपने किया था उस पर सिग्नेचर आपके आरओ ऑफिसर साहब के या सीओ साहब का डिजिटल है, तो ये वाला जो है लाइफ टाइम के लिए ये वैलिड है। 1 साल पुराना हो या 2 साल पुराना हो, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। लेकिन इससे पहले जो आता था जिस पर बारकोड लगा रहता था और सीओ साहब का सिग्नेचर जो है पेन से मैनुअली किया हुआ रहता था, डिजिटल सिग्नेचर नहीं रहता था, यदि पुराना वाला वो वाला है तो आप एक नया आवेदन कर दीजिए। नहीं तो ये QR कोड वाला आपका आवासीय है जो नया भी अप्लाई हो रहा था, जो पूरे बिहार में ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ है, यदि ये वाला आपका है, साल पुराना भी है, तो भी ये आपका मोटा मोटी चल जाएगा। तो लगभग जो भी चीज़ें यहाँ पर थी, कन्फ्यूजन वगैरह जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके उठाए थे, लगभग इसके आंसर मैंने दे दिए। इसके बाद भी अगर कुछ सवाल आपके माइंड में रह जाता है जो पूछना ज़रूरी है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में आप हमें कमेंट करें, हम वीडियो बनाने की या आपको उस कमेंट में जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।